अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका किशोर को केबिन बुलाकर उसके गुनाहों के एक एक शब्द दिखती है और फिर वह सबूत उसे देने का वादा करके उस सारे कन्फेशन करवाने लगती है। अब आगे, जब अनामिका ने कहा कि उसे हर महीने 3 लाख से ऊपर पैसे अपने हाथ में मिलते थे, तो किशोर को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने अपने चेयर पर पीछे की तरफ झुककर साथ एक्सप्रेशन के साथ कहा, क्या तुम उन 3 लाख रुपए को जो आज मुझे लाखों मिलने वाले हैं उसे कंपेयर कर सकती हो? क्या तुम्हें पता भी है कि 3 करोड़ कमाने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती इस कंपनी में? लेकिन राइवल कंपनी से कॉपरेट करने पर उसे 3 करोड़ तुरंत ही मिल जाने वाले थे। मगर 3 करोड़ रुपए किसी और को नुकसान पहुंचाने के कमाने जरूरी है। तुम्हारी इस हरकत से क्रिस्टल को जेल भी हो सकती थी। किसने कहा था उसे इतना बेवकूफ होने के लिए? किशोर को अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा और वह बोला, तुम्हें गलत साइड पर रहने का यही नतीजा भुगतना पड़ता है। अगर शुरू में ही वह मेरी कंडीशन मान जाती और मेरा साथ देती तो मैं भी उसे इन सब में शेयर देता। क्या मतलब है तुम्हारा? ये सुनकर अनामिका क्यूरियस गई। तुम्हारे इस कंपनी में आने से पहले मैंने उससे पूछा था कि वह क्या मेरी बात मानकर एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहती है या फिर कंपनी में अपनी एबिलिटीज के दम पर रहना चाहती है, और उसने ईमानदारी चुनी कंपनी के लिए। ये सुनते ही अनामिका ने तुरंत टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और डायरेक्ट उसके चेहरे पर मार दिया। घटिया इंसान। ना सिर्फ उसने वेयरहाउस मैनेजर और पैरासिवमेंट डिपार्टमेंट जैसी मिडिल एज औरतों का फायदा उठाया, बल्कि अब उसकी कंपनी की यंग लड़कियों जैसे क्रिस्टल पर भी नजर थी। लेकिन खुशकिस्मती से क्रिस्टल एक ईमानदार इंसान थी और उसने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और किशोर जैसे घटिया इंसान से हाथ मिलाने की बजाय कंपनी में स्ट्रगल करके अपनी पोजीशन पाने का रास्ता चुना। अपने चेहरे से पानी पोंछते हुए किशोर लाउडली हंसने लगा और खड़े होते हुए बोला, क्या तुम्हारे पास और कोई सवाल नहीं है? तुम कल ये कंपनी छोड़कर जा रही हो और एक्सपीरियंस इंसान होने के नाते मैं तुम्हें बता देता हूँ, इमोशंस का पैसों का आगे कोई मोल नहीं है। अगर तुम फायदे के लिए इमोशंस को साइड में नहीं रखती हो तो तुम एक बेवकूफ हो। जैसे कि अभी अनामिका के पास किशोर के खिलाफ पूरे सबूत थे, जिससे वह जेल जा सकता था, मगर अनामिका ने बेवकूफों की तरह सिर्फ क्रिस्टल के साथ उसने ऐसा क्यों किया ये जाने के लिए सबूत से दे दिए। कितनी बड़ी बेवकूफ है। मैंने सच में कोई बैकअप नहीं बनाया था, लेकिन अनामिका ने डेविल स्माइल के साथ कहा, आप लोग अंदर आ सकते हैं। जैसे ही अनामिका का सिग्नल मिला, ऑफिस के अंदर कई सारे लोग आ गए। पुलिस ऑफिसर्स को यूनिफॉर्म में देखकर किशोर हैरान हो गया। ऑफिसर्स, यह वह इंसान है जिसकी मैंने रिपोर्ट की थी। अनामिका ने खड़े होकर अपने कोड ऑरा के साथ कहा, सबूत उसके हाथ में है और वह सिर्फ इकलौती कॉपी है। अनामिका, किशोर ने अनामिका की तरफ पॉइंट किया, लेकिन वह अपना सेंटेंस खत्म कर पाता उससे पहले ही उसके हाथों को पुलिस ऑफिसर ने पकड़कर हथकड़ी लगा दी और उसके हाथ से वह यूएसबी पोर्ट छीन लिया गया। तो उसने सचमुच कोई बैकअप नहीं बनाया था, बल्कि उसने एविडेंस उसे देखकर पुलिस को यहाँ पहले से बुलाकर रखा था। वह बहुत चालाक है और अटेंटिव भी। और हाँ, ये रिकॉर्डिंग हमारी बातों के बीच की। अनामिका ने दूसरी यूएसबी निकाली और बोली, इसने अपने सारे क्रीम से कबूल कर लिए हैं, जिसकी वजह से इसे कुछ साल और जेल बिताने पड़ेंगे। तुम शैतान औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मुझे छोड़ो, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, तुमने गलत इंसानों को पकड़ लिया है। उसकी बकवास मत सुनो, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं कुछ भी इलीगल नहीं किया है। ऑफिसर्स, क्या आप मुझे जाने देंगे? लोग देखेंगे मैं इनोसेंट हूँ, मुझे जाने दो। काफी दूर तक किशोर चिल्लाता रहा और छूटने की कोशिश करता रहा। ईश्वर, जो बाहर खड़ा होकर चारों पुलिस वालों को किशोर को ले जाते हुए देखे रहा, वह अपनी आंखों में प्राउड और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अनामिका को देखने लगा। किशोर इस कंपनी का एक बिग शॉट था और अनामिका के आने से पहले हेड भी। पता नहीं कैसे उसकी बॉस ने इतनी सबूत इकट्ठा कर लिए हैं कि उसे पुलिस पकड़ कर ले गई। ये बात फैला दो कि कोई भी एम्प्लॉय किशोर के अरेस्ट होने के बारे में घोषित नहीं कर सकता है। कल इससे भी बड़ी न्यूज सबके सामने खुलने वाली है। अनामिका की आंखों में कॉन्फिडेंस देखकर ईश्वर को भी भरोसा होने लगा और उसने कहा, ऑलराइट मैडम। उसे ऐसा फील हो रहा था कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसकी बॉस मिस अनामिका नहीं कर सकती। उसकी बॉस बिल्कुल एक बेडियस है। किशोर वाला मामला खत्म करने के बाद अनामिका ने अपना फोन निकाला और एक मैसेज अपने आदमी को भेज दिया। कोई भी अलाउड नहीं है, वह 4 विलास और 14 स्टोर्स खरीदने के जो मदन मेहता बेच रहा है। बिल्कुल, मैं जल्द से जल्द ही बात फैला देता हूँ। दूसरी तरफ से अनामिका के एम्प्लॉय का मैसेज आया। अनामिका का एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे, मगर अभी भी उसके पास एक सरप्राइज था सबके लिए। और वही ओबरॉय कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर में अमर को ये खबर मिली तो वह अपने बो हर्षद के केबिन में गया और रिपोर्ट किया, बोस फैशन कंपनी में एक और इंसान पकड़ा गया है।
हर्षित ने अपनी गहरी आंखें उठाकर ऊपर की तरफ देखा। उसका चेहरा भी बिल्कुल शांत था और उसने पूछा, इस बार किसने किसकी गलती थी? रिसेंटली उनकी छोटी सी कंपनी में बहुत कुछ हो रहा था और जिसे अभी अभी एक यंग लड़की मैनेज कर रही थी। इस बार किशोर था जिस हेडक्वार्टर ने शुरू शुरू में वहां का हेड बनाया था। अमर ने सच बताते हुए कहा, उसने एक इलीगल गैम्बलिंग साइट बनाई थी और बहुत सारी एम्प्लॉयज को उसमें फंसा दिया था और यहाँ तक कि उन्हें एम्प्लॉयज ने अपने फ्रेंड और फैमिली के लोगों को भी पैसे उस पर लगा दिए थे। यहाँ तक कि वह लोग लाखों के कर्ज में हो गए थे और उन्हें एक भी पैसा वहां से वापस नहीं मिला। ये सुनकर हर्षित की नजरें ठंड हो गई तो अमर आगे बोला, उसने हमारे कंपनी की फीमेल एम्प्लॉयज के ऊपर घटिया ट्रिक से इस्तेमाल की और न सिर्फ उन्हें फिजिकल हेरेस किया बल्कि उन्हें धमकाने के लिए उनका वीडियो भी बना लिया और फिर उसने उन एम्प्लॉयज की मजबूरी का फायदा उठाकर पैसे के लालच देकर अपनी गलत कामों में भागीदार बनाया और कंपनी को तो धोखा दिया। ओल्ड मैनेजर, परस्पर मैनेजर, वेयरहाउस की पुराने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लीडर सारे के सारे उसके काम के विक्टिम भी थे और उसके साथ मिलकर गलत काम करने के लिए उन्हें कानून सजा भी हुई है। वह कंपनी के डिस्कार्ड्स फैब्रिक को बेचकर हर साल लगभग 90 लाख का कमाई करता था और वह सारे के सारे पैसे वह अपने पास रख लेता था। यहाँ तक उसने हमारी कंपनी से डिजाइन चोरी छुपे टॉप लोगों को बेचना शुरू कर दिया था और कंपनी के नाम पर जो कपड़े बेचता था उसकी फैब्रिक बहुत ही खराब होते थे और उस पर हमारे ब्रांड का नाम लगा देता था और सारे के सारे पैसे उसके पॉकेट में जानते थे। और रिसेंटली उसने हमारे कंपीटिटर्स को हमारे डिजाइनिंग ग्राफर्स भेज दिए और उसने एक डिजाइनर क्रिस्टल नाम की लड़की को फंसाने की भी कोशिश की। भले ही उसे पुलिस लेकर चली गई है अरेस्ट करके, मगर कंपनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। अमर की सारी बातें सुनते हुए हर्षित का चेहरा डार्क होता जा रहा था। उसने डिप आवाज में पूछा, क्या प्रॉब्लम है? हमारे 33 नए डिजाइन में से जो कल लॉन्च होने वाले हैं उसमें से किशोर ने 23 डिजाइन साई फैशन को बेच दिए हैं और उन्होंने ऑलरेडी उन्हें प्रोड्यूस करके आज ही लॉन्च कर दिया है, जिसका मतलब साफ है कि हमारे वेयरहाउस में जो करोड़ों का माल रखा हुआ है उन्हें हम बेच नहीं पाएंगे। इतना कहकर अमर ने अपना सर नीचे झुका लिया। उसे भी इस सब के लिए बहुत बुरा लग रहा था। भले ही इस सब में किशोर की गलती थी, लेकिन कंपनी को जो नुकसान हुआ है वह अब पैसे तक नहीं सीमित रह जाएगा। कंपनी की हेड ने क्या कहा? हर्षित ने इस शांति से पूछा। सब लोग हार मान चुके थे और उन्होंने जब कंपनी की नए हेड से पूछा तो उसने यही कहा है मीटिंग में कि वह कल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देगी। उसने ये कहा है कि ना सिर्फ वह पैसे और रेपुटेशन को डैमेज होने से बचाएगी बल्कि उन सारी चीजों को बेच भी देगी। सच ये था कि अमर को भी उससे यंग लड़की की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, मगर उसकी बातें सुनने के बाद हर्षद देखना चाहता था कि वह लड़की सचमुच क्या करती है। जब से उसने उसे कंपनी का काम संभाला था हर रोज वह एक नई सरप्राइज देती थी। मैंने सुना है कि उसने ये पोस्ट कनेक्शंस के जारी हासिल की है। हर्षित ने कैजुअली पूछा। अपनी बस की बात सुनकर अमर हैरान हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके बॉस इतने छोटे छोटे मामलों पर ध्यान देंगे। उसने जवाब दिया, हाँ, वह एक्चुअली कंपनी के अंदर से ही चुनी गई है। वह उसे बिग बॉस में खुद चुना था। अमर की यह बात सुनते ही हर्षित ने याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई भी ऐसी लड़की अपने दोस्तों या फिर रिलेटिव्स में याद नहीं आ रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट स्किल्स रखती हो और उसके डैड को ये बात बहुत पसंद आई हो इसलिए उन्होंने उसे जानबूझ हायर किया है? वह कितनी एजुकेटेड है? हाई स्कूल? जैसे ही अमर ने बात फिनिश की उसे लगा कि उसके बॉस उस लड़की की एबिलिटी पर सवाल उठेंगे, इसलिए उसने जल्दी से कहा, मगर उसकी कैपेबिलिटी और प्लान सब लोग देख सकते हैं। वह कंपनी को बहुत अच्छे से संभाल रही है। वह लोग खुशकिस्मत है कि वह नई लड़की मिस कपूर ने किशोर के सारी गलतियों को पकड़ लिया, वरना पता नहीं उन्हें फ्यूचर में और कितना लॉस होने वाला था। क्या वह गिफ्ट ऑर्डर हो गया? हर्षित ने टॉपिक चेंज करते हुए पूछा तो अमर रिस्पेक्टफुली बोला, सर, वह रियल ओनर अभी भी उसे नेकलेस को बेचने के लिए तैयार नहीं है। हमने नेगोशिएशन करने की कोशिश की बहुत बार, मगर हम सक्सेसफुल नहीं हुए। दूसरी तरफ वाला इंसान कौन है? उनका कहना है कि कोई सिंघानिया परिवार से है, अमर ने जवाब दिया। सिंघानिया परिवार और ओबरॉय परिवार बहुत अच्छे और पुराने दोस्त थे, इसीलिए वह सिर्फ एक नेकलेस के लिए हर्षित सिंघानिया परिवार से दुश्मनी नहीं करने वाला था, इसलिए उसने दूसरा नेकलेस ऑर्डर करने का सोचा। अमर ने फिर से क्यूआई की वेबसाइट पर लॉगिन किया तो वह हर्षित ने फाइनली थोड़ी देर सोचने के बाद और देखने के बाद एक 4 लीफ क्लोवर नेकलेस चुना। उन चिरो लीव्स में टॉप ग्रेड के ग्रीन डायमंड लगे हुए थे, लेकिन उसकी कीमत सिर्फ 2 से 2.5 करोड़ थी। उसे ऐसा लग रहा था कि यह ज्यादा महंगा नहीं है। ये वाला, हर्षित बोला और उसने आईपैड अमर को देते हुए कहा, मैं अपनी बहन के साथ डिनर करने के लिए आज रात घर जा रहा हूँ, इसलिए दोपहर में ही सारे इम्पोर्टेंट काम निपटा लेना।
जरूर सर, अमर ने जल्दी से कुछ और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिए और रिस्पेक्ट के लिए उसे देते हुए कहा, वह खबर फैल गई है कि आप इस शहर में लोग और लौट आए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ डिनर करना चाहते हैं कुछ दिनों में। क्या मैं उन्हें हाँ कर दूं? उन सबको मना कर दो। हर्षित यहाँ पर अपनी बहन के साथ वक्त बिताने के लिए आया था, ना कि उन लालची बिजनेसमैन के साथ बिजनेस डील करें। वहीं दूसरी तरफ किशोर पुलिस स्टेशन में हंगामा मचाए हुए था और बार बार यही बात रिपीट किया जा रहा था कि वह इनोसेंट है और उसने कुछ नहीं किया। वही ये कह रहा था कि उसने ये सारे जुर्म अनामिका के डर की वजह से कन्फेस कर लिए हैं और यह सारे सबूत अनामिका ने झूठ बनाए हैं। वह श्रवण जी का भी नाम लेकर चिल्ला रहा था और कह रहा था वह एक बहुत ही अच्छा एम्प्लॉय है जिसकी वजह से श्रवण जी ने उसे खुद प्रमोशन दिया था और इसीलिए वह किसी भी तरह से ओबरॉय परिवार को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पुलिस वालों ने कभी इस तरह के आदमी को इस तरह रोते हुए नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने सिचुएशन के बारे में श्रवण जी को बता दिया और सीता जी, वह लोग फिलहाल में किसी काम से वहीं से गुजर रहे थे और यह सुनकर वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गए। सर, फाइनली आप आ गए। मैं अपना सर दीवार पर मारकर फोने ही वाला था, मगर मुझे तब आपका ख्याल आया कि आप बुरे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे। किशोर जल्दी से श्रवण जी के पैरों के सामने घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, आपको कोई आइडिया नहीं है सर कि वह नई लड़की जो कंपनी में आई है वह मुझे फंसा रही है। मुझे अभी भी याद है कि पहले आपने मुझे पर कैसे कैसे एहसान किए हैं। मैं ओबरॉय परिवार को नुकसान पहुंचाने के लिए कैसे कर सकता हूँ, आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ, वह मुझे फंसा रही है। इतना कहकर किशोर ने श्रवण जी के पैर पकड़ लिया और रोते हुए बोला, सर, आपको मुझे बचाना होगा, आपके अलावा कोई भी मुझे नहीं बचा सकता है। वह लड़की ही खतरनाक है और बदतमीज है, उसी ने मुझे फंसाया है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मेरी प्यारी सी गुड़िया ने तुम्हें फंसाया है और वह तुम्हें फंसा रही है, इसलिए उसे जेल होनी चाहिए, सीता जी ने कोल्ड आवाज में कहा। मेरी प्यारी सी गुड़िया। ये सुनते ही किशोर हैरान हो गया और उसने एक पल के लिए सोचा कि उसने कुछ गलत सुन लिया है। सर, आपको गलतफहमी हो रही है, मैं तो उसे लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ जो कंपनी की नई बॉस है, ना कि आपकी बेटी नताशा के बारे में। वही है मेरी प्यारी गुड़िया, हमारी बेटी, हमारा खून। सीता जी की बातें सुनते ही हैरानी से किशोर का मुंह खुला का खुला रह गया। वह इतना हैरान था कि उसका रोना भी बंद हो गया था। क्या उसे लड़की का नाम अनामिका कपूर नहीं है? और क्या श्रवण और सीता जी की बेटी का नाम नताशा नहीं है? वह लड़की उनकी बेटी कैसे हो सकती है? किशोर इतना हैरान था कि उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा किया, अनामिका पुलिस को बुलाकर किशोर को पकड़वा देती है और वही यह सारी बातें उसके बड़े भाई हर्षित तक भी पहुंचती है, मगर उसे नहीं पता होता ये सारी कम उसकी खुद की बहन कर रही होती है। अब आगे, श्रावण जी की सारी बातें सुनने के बाद किशोर है इतना हैरान था कि उसके मुंह से एक भी शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। वह कंपनी ने तुम्हारे लीडरशिप में कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी। मैंने तो प्लान बना लिया था कि मैं उसे बंद कर दूंगा, लेकिन मेरी बेटी की छुट्टियां चल रही थी और उसके पास कुछ करने के लिए नहीं था, इसलिए मैंने उसे कंपनी चलाने के लिए दे दी। श्रवण जी ने इतने कैजुअली कहा जैसे उन्होंने अपनी बेटी को खेलने के लिए कोई खिलौना दिया था। वही श्रवण जी की बातें सुनकर किशोर का मुंह इतना बड़ा हो गया था जिसमें दो अंडे एक साथ फिट हो सकते थे। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी रिस्पॉन्सिबल होगी और कुछ ही दिनों में कंपनी के अंदर की सारी प्रॉब्लम को एक साथ पकड़ लेगी। मैंने तुम्हारे धोखे के सबूत खुद अपनी आंखों से देखे हैं। अनामिका ने तुम पर झूठा इल्जाम नहीं लगाया है और तुम यहाँ पर उसके ऊपर घटिया इल्जाम लगा रहे हो, उसे बेइज्जत कर रहे हो और यहाँ तक कि उसे जेल भिजवाना चाहते हो। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि ओबरॉय परिवार उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता? नहीं, नहीं सर, आपसे गलती हो रही है। किशोर अंदर तक बहुत डर गया था। वह बोला, मैं उस लड़की को नहीं जानता और ना ही मैं ये जानता था कि वह आपकी बेटी है। अगर उसे पता होता कि वह उनकी बेटी है तो वह कभी ऐसी हरकतें नहीं करता। लेकिन ठीक उसी वक्त उसने सीता जी के गोल चेहरे को देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि अनामिका काफी कुछ सीता जी जैसी ही दिखती है। उनमें फर्क सिर्फ इतनी है कि अनामिका का ऑरा भी ज्यादा स्ट्रांग और कॉन्फिडेंस है। सर, मैं एक पल के लिए कंफ्यूज हो गया था जिसकी वजह से मैं कंपनी के साथ इतना कुछ कर दिया और आपको मेरी वजह से परेशानी हुई। किशोर ने सिंपली अपने जुर्म को मानकर गिल्ट जाहिर किया ताकि उसकी सजा कुछ काम हो जाए, लेकिन वह अपनी बात खत्म कर पाता उससे पहले ही श्रवण जी ने उसे गुस्से में लात मारी और बोले, तुम एक बहुत ही बुरे और घटिया इंसान हो और जब से तुम्हारी कंपनी ओपन हुई है तब से तुम हमारी कंपनी को धोखा देते आ रहे हो। सर, मैं गलत था, मैं बेवकूफ हूँ। आप मुझे मार सकते हैं, डांट सकते हैं, मगर प्लीज मुझे जेल मत जाने से बचा लीजिए।
किशोर फिर से घसीटते हुए उनके पैरों के पास आ गया और दया की भीख मांगने लगा। उनके पैरों को पकड़कर कहा, सर, मेरे घर पर मेरे बूढ़े माँ बाप और छोटे छोटे बच्चे हैं, छोड़ो मुझे। श्रवण जी ने फिर से किक मारी और इम्पेशेंट होकर कहा, क्या तुम जब ये सब हरकतें कर रहे थे तब तुम्हें अपनी फैमिली का ख्याल नहीं आया? अब उसे रिग्रेट हो रहा है जब बहुत देर हो चुकी है। मैंने सुना है कि तुम हमेशा हमारी अनु को कंपनी में परेशान करते रहते हो। सीताजी ने जमीन पड़े हुए आदमी को देखा और फिर उनके पीछे खड़े पुलिस वालों को ऑर्डर दिया, प्लीज इसे प्रॉपर्ली हैंडल कीजिएगा। वह हमारे कंपनी में काफी वक्त से है और हमें काफी बड़ा नुकसान करवा चुका है। जी मैम। ऑफिसर ने हाँ में सर हिलाया और किशोर को और भी ठंड नजरों से देखने लगा। नहीं मैम, प्लीज अपनी बातें वापस लीजिए, मैं जानता था मैं गलत हूँ। किशोर ने सीता जी की साड़ी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती श्रवण जी ने वक्त से सीता जी को अपने पीछे खींच लिया और गुस्से में चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के कपड़ों को पकड़ने की? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। अगर मैंने अभी तुम्हें सबक नहीं सिखाया था, तुम्हें अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होगा। श्रवण जी ने अपने हाथों की स्लीव्स रोल की है और वह इसी वक्त उसे मारना शुरू कर चुके थे। सर प्लीज प्लीज रुक जाए। किशोर ने अपने हाथों से अपना चेहरा कवर कर लिया और बोला, आप बूढ़े हो रहे हैं, अगर आपको चोट लग गई तो मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको की चोट लगने की वजह से आपके बेटे आ गए मेरे साथ अकाउंट सेटल करने के लिए, तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। प्लीज किसी और को हैंडल करने दीजिए। आप शांत हो जाए, आप शांत हो जाए। किसके भला बुरा कह रहे थे तुम? अभी किस बराबर कह रहे थे? श्रवण जी गहरी गहरी सांस ले रहे थे मगर फिर भी उसे मारे जा रहे थे। उन्हें उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था। बताओ तुम किसे भला बुरा कह रहे थे? मैं अपने आप को कह रहा था। अगर तुम्हें अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है तो जो तुमने किया है उसे मान लो और चुपचाप उसकी सजा बक दो। जी सर, जैसा आप कहेंगे वैसे ही होगा। किशोर अब बिल्कुल भी उनकी बात ना मानने की गलती नहीं कर सकता था। श्रवण जी ने उसे फिर से लात मार दी और वह कोने में चला गया। वह सचमुच बूढ़े हो रहे थे। उन्होंने उसे थोड़ी देर मारा और वह थक गए थे। ठीक है, हो गया, तुम्हें अपने हाथ उसे मारकर गंदे करने की जरूरत नहीं है। सीता जी ने सामने आकर और अपने हस्बैंड के चेहरे से पसीना पोंछा और दूर पड़े। किशोर को घिन से देखने लगी। अगर इसने अभी अभी सचमुच तुम्हारी साड़ी को छू लिया होता तो मैं उसके हाथ कटवा देता। ये घटिया आदमी इतने दिनों से इतनी बुरी बुरी चीज कर रहा है, ये घटिया है। श्रवण जी ने इतना कहने के बाद पीछे मुड़कर किशोर को देखा और बोला, यही रहो और अपने बुरे कर्मों के साथ भुगतो। किशोर जानता था कि अब भीख मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसे कोई नहीं बचाएगा, तो उसने कोने में जाकर हाँ मेरा हिलाया और बोला, जी सर। श्रावण जी और सीता जी के जाने के बाद दो इंटीग्रेटर अंदर आए और किशोर को खून से लथपथ देखकर उन्होंने आसपास के लोगों से पूछा, क्या हुआ था यहाँ पर? क्या श्रवण और सीता ओबरॉय ने ये सब किया है? नहीं, मैं तो खुद गिर गया था। किशोर ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं है। उसका चेहरा पूरी तरह से सोच गया था। सब लोग जानते थे कि वह परिवार का स्टेटस क्या है। अगर वह किसी को गायब करवाना चाहे तो वह पलक झपकते ही हो सकता है। किसने कहा था तुम्हें इतना अंधा होने के लिए? उसे नहीं पता था कि वह किशोर को ओबरॉय परिवार को ओफेंड करने के लिए डांट रहा है या फिर वह खुद गिरकर इतनी चोट लग चुका है इसके लिए किशोर में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सारी बातें क्लियर करे। वह बस इतना जानता था कि उसने अनामिका और ओबरॉय परिवार को ओफेंड किया है और उसकी जिंदगी अब खत्म। सीट, उस लड़की को ओबरॉय परिवार का हिस्सा क्यों होना था? तभी उसका ऑरा इतना स्ट्रांग था। वही दोपहर में अनामिका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के वर्कशॉप में आई और बोली, सब लोग रुक जाइए, जो भी आप लोग कर रहे हैं पहले मेरी बात सुनिए। अनामिका की आवाज सुनते ही सभी प्रोडक्शन लाइंस के वर्कर्स तुरंत रुक गए और अनामिका को देखने लगे। भले ही अनामिका 18 साल की थी, लेकिन जो उसकी अथॉरिटी थी उसकी वजह से सब लोग उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाते थे। उसकी तरफ देखते हुए लोग गहरी सांस से लगने लगे। उनके खुद के उसे उम्र के बच्चे हाई स्कूल में हैं और अपने मैथ के फॉर्मूला में ही अटके हुए हैं और वही उनकी उम्र की अनामिका कंपनी चल रही है। लाइफ कितनी अनफेयर है। कल वह दिन है जब हमारी कंपनी के सीमेंट को आउट निकालना है। जहां तक आप लोग जानते हैं, किशोर ने साई फैशन को डिजाइन्स भेज दिए हैं, तो हम हमारे वेयरहाउस में जो स्टॉक है उसे हम नहीं बेच सकते, इसलिए मुझे सब कोई मदद की जरूरत है। इतना कहकर अनामिका ने सबको अपना प्लान बताया। अनामिका का पूरा प्लान सुनने के बाद सब लोग उसको मान गए और सोचने लगी है कि यह यंग लड़की सचमुच इनक्रेडिबल है। वही ईश्वर को भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी बॉस ने इतनी आसानी से सबको एक साथ कन्विंस कर लिया। वह अपने बॉस को बहुत एडमायर करता था। उसकी बीस सचमुच कंपनी की बैकबोन थी और जब तक वह यहाँ है सारे लोग और उनकी नौकरियां सेफ है। अनामिका ने जब वह प्रोडक्शन वर्कशॉप को पूरी अच्छे से तरह से देख लिया तो वापस डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में चली गई।
क्रिस्टल बेजान आंखों से अपने कंप्यूटर की तरफ देख रही थी। क्या हुआ? अनामिका ने उसके पास आकर सॉफ्टली पूछा। अनामिका की आवाज सुनते ही कि क्रिस्टल अपने होश में वापस आई और बोली, मैमा आप यहाँ? मैं ठीक हूँ, वह बस। अनामिका ने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखा जिस पर नेशनल डिजाइनिंग कंपटीशन के इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई दे रहा था और रजिस्ट्रेशन करने का डेडलाइन शाम को 5 बजे था और ऑलरेडी 4:50 हो चुके थे। ज्वाइन नहीं कर रही हो कंपटीशन? अनामिका ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा। मैम, क्या आपको नहीं पता है इस कंपटीशन में एक असिस्टेंट की जरूरत होती है? क्रिस्टल अनामिका के इनकरेज करने के बाद इस कंपटीशन के जरिए अपने आप को प्रूव करना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था और ना ही उसके पास कोई असिस्टेंट था। उसके जैसी छोटी सी डिजाइनर का असिस्टेंट बनने के लिए कौन ही तैयार होगा, उसके लिए आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। क्या डिजाइनिंग डिपार्टमेंट का कोई इंसान तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है? अनामिका ने पीछे मुड़कर सबकी तरफ देखा तो सारे डिजाइनर्स ने तुरंत अपनी सर नीचे कर लिए। वह इतने बड़े नेशनल कंपटीशन में भाग नहीं लेना चाहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि वह अच्छे से काम नहीं करेंगे, भले ही वह एक इंडिविजुअल कंपटीशन था। लेकिन अगर उन्हें कंपटीशन में नाम लिखवाना था तो वह लोग इस वक्त कहाँ काम कर रहे हैं वह भी उन्हें बताना होगा। अगर वह लोग कोई हाई रैंक हासिल नहीं कर पाए तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, और उसके अलावा अगर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी या फिर लोगों ने उसका मजाक उड़ाया तो उनके साथ साथ उनकी कंपनी का भी नाम खराब होगा, और इसकी वजह से अगर उनकी को नौकरी चली गई तो उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जैसे जैसे घड़ी का एक सेकंड बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे क्रिस्टल रिग्रेट कर रही थी। एक गहरी सांस के साथ जैसे ही उसने वेबसाइट क्लोज करने के लिए हाथ बढ़ाया, अनामिका ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अनामिका की यह बात सुनते ही डिजाइनिंग डिपार्टमेंट यहाँ तक कि क्रिस्टल की भी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह बोली, मैम आप? क्या इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ उसके साथ उसके असिस्टेंट बनाकर चलेगी? क्या वह कोई सपना देख रही है? मैम, आप क्रिस्टल के साथ उसकी असिस्टेंट बनकर जाएंगी क्या? इसमें आपकी बेइज्जती नहीं होगी?